हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के क्लास में हम सी टेट के प्रीवियस ईयर से 30 प्रश्न ईवीएस के सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, जो कि सी टेट के नए पैटर्न को समझने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सी टेट का अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो पहली बार के तैयारी में सी टेट बहुत ही अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्लास शुरू करते हैं। जो आज का हमारा क्लास है, जो 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 31 जनवरी 2021 के पेपर से है ईवीएस के। पहला प्रश्न आपके सामने है। टोटल 30 प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न पेडागोजी के और 15 प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत जीवन भर बढ़ता रहता है? तो स्क्वेरल, गिलहरी का आगे का दांत जीवन भर बढ़ता रहता है। वैसे चूहों के बारे में भी यही कहा जाता है कि चूहों का दांत जीवन भर बढ़ता रहता है, लेकिन सी टेट में क्वेश्चन आएगा तो गिलहरी सही आंसर टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में गिलहरी ही सही आंसर बताया गया है। ठीक है, बाकी किसी और भर्ती परीक्षा में आए तो आप चूहा भी अगर ऑप्शन में है, गिलहरी ऑप्शन में ना हो चूहा हो तो चूहा भी सही कर सकते हैं। सी टेट में भी अगर गिलहरी ऑप्शन में नहीं होगी तब चूहा सही कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के बारे में इन 4 ऑप्शन में से सबसे उपयुक्त विशेषताएं आपको पहचानने हैं। 4 ऑप्शन में से सबसे उपयुक्त कौन सा है मधुमक्खियों के बारे में? पहला है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, बिल्कुल सही। जो नर मधुमक्खी होते हैं वह कोई भी कार्य नहीं करते समूह का, ठीक है, कोई भी विशेष महत्व इनका नहीं होता है, विशेष भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, बिल्कुल गलत। सिर्फ जो रानी मक्खी होती है वही अंडे देने का कार्य करती है, ध्यान रखना है। तो तीसरा ऑप्शन कट गया। चौथा है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी तीनों सही हैं। तो ए बी डी यानी कि सी यहाँ सही हो जाएगा, सी गलत है। चलिए यहाँ पर सी कट जाएगा और ए बी डी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और हाँ, इस वीडियो में मैं टैग वर्ड के थ्रू क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं भी आएगा तो भी आप सही आंसर पता लगा लेंगे। आगे के पेडागोजी के क्वेश्चन में वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट है वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 से लिया गया है। ठीक है, वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह एक्ट क्या बताता है कि अगर 25 वर्षों से अधिक कोई भी जंगल में निवास करता है किसी स्थान पे, तो वहाँ पर उस भूमि और वहाँ जो कुछ भी पैदा होगा उसका अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है झूम खेती के बारे में। झूम खेती क्या होती है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश राज्य, भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर झूम खेती की जाती है। ठीक, और झूम खेती में क्या होता है कि एक फसल कटने के बाद उसको नेक्स्ट फसल उसमें वहाँ नहीं बोया जाता, छोड़ दिया जाता है उसको। वहाँ पर बहुत सारे खर पतवार, ठीक है, बाँस वगैरह उग जाते हैं, तो 6 महीने तक खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। जो भी खर पतवार उगते हैं उनको वहीं गिरा दिया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक है, जो कि खाद का कार्य करता है। तो ये क्या है? काटना और दग्ध खेती। ठीक है, काट और दग्ध खेती, दग्ध यानी कि जलाना, ध्यान रखिएगा। झूम खेती जो कि भारत के 4-5 राज्यों में होती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ जो जैव खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक खेती में वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है। जो गाय भैंस के गोबर होते हैं उनको कीड़ों के द्वारा उपजाऊ बनाया जाता है, जो केचुए होते हैं, और फिर उनका यूज किया जाता है जैविक खेती में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 64 का बी सही है, बाकी जैविक खेती भी आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन से कार्य के शोध के लिए मिला था? ठीक है, यहाँ कौन सा सही होगा? तो रोनाल्ड रोज जो थे उन्होंने खोज किया था कि मलेरिया जो रोग है वो मच्छर से फैलता है। ठीक है, कब खोज किया गया था? 1902। 1902 के पहले लोगों को नहीं पता था कि मलेरिया किस वजह से फैलता है। चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि रोनाल्ड रोज 1902 में मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसका उन्होंने खोज किया था, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिनकोना पेड़
सिनकोना पेड़ एक बहुत ही औषधि पेड़ है, ठीक है। इसका जो छाल होता है, इसकी जो लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर जो छाल लगा होता है, उसका प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है, तो सिनकोना के छाल। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। तो सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको विषदंत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में सिर्फ 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ये आप ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में नहीं वर्ड हो तो आप उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप श्योर हो कि आपको क्या बताना है। कौन सा जहरीला सांप नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, दुबोइया, अफाई, करैत और नाग, ये क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं भारत के, ठीक है। इन्हीं को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ये जो इंडियन रॉक पाइथन है, भारतीय सैल अजगर, ठीक है, अजगर जहरीला नहीं होता। चलिए, और जब भी सीटेट में क्वेश्चन पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आप पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अजगर का नाम आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अजगर जहरीला नहीं होता। हो सकता है इंडियन रॉक पाइथन वर्ड जो है आपने ना सुना हो पहले कभी, लेकिन अजगर का नाम तो सुना होगा, तो आप फटाक से सही आंसर पता लगा पाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो। चलिए 69 क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। थोड़ी देर पहले ही अभी आपको मैंने बताया कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, गाय भैंस के गोबर में केचुओं को, अर्थवर्म्स को इसमें डाल दिया जाता है। वो गाय के गोबर को खाकर या भैंस के गोबर को खाकर एक खाद बनाते हैं जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और जैविक खेती में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैविक विधि से जो खेती की जाती है उसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पश्मीना ऊन है वह बकरी के, पश्मीना जो ऊन है बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। और यह बकरी ठंडे जगह पर रहती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, ठीक है। और इसका 6 बाल जो होता है, इस बकरी का 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होता है। मतलब हमारे 1 बाल की मोटाई जितनी होगी, इनका 6 बाल मिलाएंगे जब उतना मोटा होगा। बहुत ही बारीक होता है और यह दुनिया का सबसे महंगा ऊन होता है, यह दुनिया का सबसे महंगा ऊन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 6 स्वेटर के बराबर 1 स्वेटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। जो अधूरा जला हुआ जीवाश्म होता है, डीजल, पेट्रोल या लकड़ी, ठीक है, आधा अधूरा जला हुआ, उससे क्या फैलता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। CO उसको संकेत भाषा में कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, यानी कि पौधे के जड़ में दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ड्रिप सिंचाई। ध्यान रखिएगा, ड्रिप द्वारा सिंचाई, इससे क्या होता है, पानी का बचत होता है। जिस देश में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है वहाँ ड्रिप सिंचाई का पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन भारत में वर्तमान समय में जो फल और सब्जियां होती हैं, ठीक है, खेतों में सीजनल फल और सब्जियां, जैसे कीवी होता है, ठीक है, उसके बाद तरबूज, खरबूज, उसके बाद खीरा या और भी कोई फल हो गया, उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से पानी जड़ में सीधे जाता है, ठीक है, पौधों का ग्रो बहुत अच्छे तरीके से तब होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, संकीर्ण नालियों से पानी सीधा जब जड़ में दिया जाएगा तो ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपने पढ़ा होगा, निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ठीक है, यहाँ पर घटपड़ी का पौधा, यह ऑप्शन सबको पता है। घटपड़ी का जो पौधा होता है, इसका कार्य क्या होता है कि इस अपने जाल में कीड़े मकोड़ों को फंसाता है और खा जाता है। लेकिन यह क्यों खाता है कीड़े मकोड़ों को, इसका रीज़न यह है कि यह पौधा मेघालय या जहाँ पे भी पाया जाता है, श्रीलंका वगैरह में, वहाँ क्या होता है कि नाइट्रोजन का बहुत अभाव होता है उस जगह पे, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खाता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। और श्रीलंका, असम, मेघालय राज्यों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा घटपड़ी का पौधा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वर्षा के पानी का संचयन, ध्यान रखिएगा। और इस समय CTET में
ईवीएस में वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो कि वर्तमान समय में कारगर हैं, वर्तमान समय के हालात के हिसाब से जो उपयोग किए जाते हैं पर्यावरण में, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो यहाँ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों से फैलते हैं, यानी कि ए, सी और डी। ए, सी और डी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ठीक है। निमोनिया जो होता है, निमोनिया कैसे होता है? ठंडी के मौसम में बच्चों को हो जाता है, आपने सुना होगा। यह मच्छर से नहीं होता है। बाकी मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मच्छर से होता है। तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं ये है पेडागोजी के क्वेश्चन, और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से 5-10 मिनट मुझे दीजिए। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे कि पेडागोजी के सभी प्रश्न बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और आपको पता है कि सीटेट में लगभग 80 से 100 क्वेश्चन कह सकते हैं कि पेडागोजी के होते हैं, शिक्षा शास्त्र से होते हैं। ठीक है। तो इतना ज़्यादा अगर पेडागोजी पे आपका पकड़ अच्छा बन जाएगा तो सीटेट में 125-30 नंबर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, इतना बड़ा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है जो कि काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जब बहुत बड़ा दिखाई दे तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट में अगर पूछा है कौन सा नहीं है तो इसमें से जो 4 ऑप्शन में से जो नकारात्मक होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी में पूछा है कौन सा प्रस्तावित करता है या कौन सा सही है, तो आपको कौन सा आंसर देना है, जो सकारात्मक है। जो नकारात्मक है उसको कट कर देना है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन में से नकारात्मक ढूंढते हैं। देखिए, पहला है शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित करें। दोनों तरीका मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ के कैसे आंसर देना है और बिना क्वेश्चन पढ़े भी आप कैसे आंसर दे सकते हैं। तो पहले ट्रिक वाला चीज़ समझिए। तो यहाँ पर अनुशासित रहें, उनका पालन करें, तो शिक्षक का यहाँ पालन किया जा रहा है, शिक्षक की बात पर बल दिया गया है, सही नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि वर्तमान समय में जो छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, वहाँ शिक्षकों को महत्व नहीं देना है। ऐसा नहीं कि शिक्षक ऑर्डर देंगे और बच्चे फॉलो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये अनुशासन में रहना, नियम पालन करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखिए, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। तो ये जो प्रश्न पूछना, पाठ्य पुस्तक, देखिए टैग वर्ड आपको पता होने चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है टैग वर्ड वाला, 2-3 दिन पहले क्लास लिया गया था, तो टैग वर्ड वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको टैग वर्ड पता चल जाएगा कि कौन सा सकारात्मक टैग वर्ड है, कौन सा नकारात्मक। तो यहाँ देखिए, पाठ्य पुस्तक नकारात्मक टैग वर्ड है। ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखने के लिए कहना, प्रश्नोत्तर करना, प्रश्नोत्तर करना का मतलब प्रश्नोत्तर लिखना, ये सब नकारात्मक है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं वो सकारात्मक होगा, लेकिन बच्चा अगर प्रश्न उत्तर लिख रहा है तो नकारात्मक होगा। तो पहले में भी नकारात्मक था, दूसरे में भी नकारात्मक मिल गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को खोज के अवसर देती है। ठीक है। अवलोकन करने का अवसर देता है, अन्वेषण करने का, प्रश्न करने का, प्रयोग करने का। तो इसमें बहुत सारे सकारात्मक वर्ड हैं, तो यह होल्ड करते हैं, यही सही आंसर हो सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षक द्वारा नियंत्रण नहीं होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं पे। चौथा ऑप्शन भी कट गया, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा में बहुत सारे सकारात्मक पॉजिटिव टैग वर्ड थे। बाकी ए, बी और डी में नकारात्मक टैग वर्ड हैं, तीनों ऑप्शन कट गया, सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं, यानी कि छात्र केंद्रित जो कक्षाएं होती हैं, विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? तो चारों ऑप्शन में से सी इस बात पर बल देता है कि बच्चा खुद से करके सीखे, बच्चे को महत्व दिया गया है तीसरे वाले ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरे ऑप्शन को पढ़ के ऐसा पता चल रहा है कि हाँ, ये छात्र केंद्रित ऑप्शन है, बाल केंद्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 5 के एक अध्याय, कक्षा 5 के किताब में एक अध्याय है, एक चैप्टर है जिसका नाम है दीवार के उस पार। ठीक है। तो इस चैप्टर में एक शिक्षक हैं जिसका नाम है आरिफ। वो अपने छात्रों से कहते हैं कि जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करें। तो अपने बच्चों से वो क्या कहते हैं कि जो खेल आप लोग खेलते हैं उसका अनुभव साझा करिए। तो ये जो अनुभव साझा करने की बात उनके द्वारा कहा जा रहा है,
उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है, वो क्या चीज़ समझाना चाहते हैं बच्चों को, वही आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पहला ऑप्शन है, प्रश्न पढ़ के भी आप आंसर कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड द्वारा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड देख लेते हैं कि खेलों से संबंधित नियम की समझ विकसित करना। तो ये जो नियम होता है ये नकारात्मक टैग वर्ड है प्राथमिक कक्षाओं में। तो पहले ऑप्शन में आपको पता चल गया कि ये जो नियम की बात की जाती है प्राथमिक कक्षाओं में, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नियम कानून समझाने पर बल नहीं देना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। तो पहला नकारात्मक शब्द है, पहले में कट गया। दूसरा है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास करना। तो प्राथमिक कक्षाओं में वैल्यूज ऐड करना, उनको मूल्य सिखाना, आदर्श बताना, ये सब नकारात्मक होता है। जैसा कि कोहलबर्ग की थ्योरी भी आपने पढ़ा होगा कि जो उनका पहला स्टेज था, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें भी उन्होंने बताया है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में होते हैं एक तरीके से, तो उनमें नैतिकता का बहुत अभाव होता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा नैतिकता उनको सिखाने पर बल देने से उनमें क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मूल्यों का विकास नहीं करना है उनके अंदर। तो पहला और दूसरा दोनों कट गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरे ऑप्शन में है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन थोड़ा अच्छा है, इसको होल्ड करते हैं। पहला दूसरा तो नेगेटिव था। चौथा है कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि तीसरा और चौथा, जब दो ऑप्शन पॉजिटिव आपको मिल जाएं तो इन दोनों में से सबसे अधिक जो बेहतरीन ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्ष पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन उन्होंने किया था कि खेल जो हम खेलते हैं उसका अनुभव साझा करिए, तो अनुभव साझा करने के पीछे उद्देश्य क्या था उनका उद्देश्य था कि कुछ मुद्दों की समझ विकसित करना बच्चों में, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसा खेल होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए तथा टीम की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का जो समझ है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि चारों में से कौन सा है। तो पहला है व्याख्यान विधि, जो कि बहुत ही गलत है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। व्याख्यान विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, जिसमें शिक्षक, बच्चे शांत होते हैं और शिक्षक किसी टॉपिक पे बोलते हैं, तो उसको व्याख्यान विधि कहते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गलत है, पहला कट गया। दूसरा है चाक एवं टॉक विधि, यानी कि चाक, यह दूसरा विधि क्या होता है, जहाँ पर चाक का भी प्रयोग किया जाए और बात का भी प्रयोग किया जाए, यानी कि जो जरूरी है वो बोर्ड पे लिखा भी जाए और जो जरूरी है उसको शब्दों द्वारा बताया भी जाए बातचीत के माध्यम से। तो दूसरा विधि भी एक तरीके से बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, जो चाक विधि और टाक विधि है। नेक्स्ट जो है वो है इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग, यानी कि जांच आधारित शिक्षण, ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। चौथा है जग एवं मग पद्धति। जग एवं मग पद्धति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों को जग कहा गया है, ठीक है, जग, और शिक्षक को मग कहा गया है, ठीक है, ज्ञान का मग कहा गया है। तो बच्चों में ज्ञान को समाहित करना, ठीक है, बच्चों को शिक्षक के माध्यम से ज्ञान उनके अंदर ठूसना एक तरीके से, उसी को जग एवं मग पद्धति कहते हैं, ठीक है। एक बहुत ही प्राचीन प्रणाली है जो कि वर्तमान समय में सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा का पद्धति चल रहा है, जहाँ पर बच्चों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जग एवं मग पद्धति में शिक्षकों के माध्यम से शिक्षक जो चाहते हैं ज्ञान वो बच्चों में ठूसते हैं, ठीक है। तो जग एवं मग पद्धति भी गलत हो गया। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा तीनों कट गया। अब बचा तीसरा, जांच आधारित शिक्षण। तो पर्यावरण में जांच करना, परख करना, कुछ खोजना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। पर्यावरण में इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग होना चाहिए, जांच आधारित शिक्षण होना चाहिए। चलिए, तो आपको ये चारों समझ में आ गया होगा कि चारों क्या है। वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, क्लास समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अभी, ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और सभी को ज़रूर बताइएगा कि 7:45 पर डे इवनिंग में CTET के लिए क्लास टारगेट टीचर चैनल पे चलना शुरू हो गया है, ठीक है, जो कि कंटिन्यू मैं रखने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है EVS के शिक्षण में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में
क्षेत्रीय भ्रमण या क्षेत्र भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? ठीक है, क्षेत्र भ्रमण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ईवीएस पढ़ाने में प्राथमिक कक्षाओं में, जैसा कि एनसीएफ 2005 में भी बताया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है कि इस प्रकार के भ्रमण के लिए क्या सही है। प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना। बी है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर ले जाना। सी है किसी नज़दीकी स्थान पर ले जाना। चौथा है अपनी पसंद की किसी जगह पर ले जाना। तो क्वेश्चन नंबर 79 इसका सही आंसर आपके हिसाब से कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए, किसी दूर दराज या किसी नज़दीक, ये आंसर तो किसी हाल में सही नहीं होगा, क्योंकि दूर दराज से ना ही मतलब है ना ही पास से मतलब है। बच्चों का अधिक से अधिक उनका विकास हो, उनमें चीज़ें, उनमें जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ईवीएस को लेकर, वो इम्पॉर्टेंट है। तो 79 का सही हो जाएगा ए, कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्ट क्रिया कलाप के माध्यम से स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ठीक है, एक जो पर्यावरण की कक्षा है, क्लास है, वह कैसा होना चाहिए? वहाँ पर खुशी का माहौल होना चाहिए, यानी कि हंसते खेलते बच्चे सीखें, ऐसा माहौल होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही होगा इसके लिए? पहला है शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। बिल्कुल गलत। शिक्षक जो हैं वह आदेश नहीं देंगे प्राथमिक कक्षाओं में, और ना ही ये उम्मीद करेंगे कि बच्चे एज इट इज़ उन आदेशों का पालन करेंगे, यानी कि निर्देश नहीं देना है, कट हो गया। दूसरा है सख्त अनुशासन, यही कट हो गया, क्योंकि सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में, नेगेटिव टैग वर्ड है। और जैसा कि मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का एक वीडियो है, वो देखने के बाद सभी नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आपको पता चल जाएंगे। तो सख्त अनुशासन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, निर्देशों का पालन वाला जो बात है वो भी गलत है। तीसरा है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बस इतना, ये 4-5 शब्द आप याद रख लीजिए। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप। पर्यावरण के लिए यही चारों चीज़ें सर्वाधिक उपयुक्त हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है ईवीएस के लिए, पर्यावरण के लिए? अवलोकन करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। ठीक है, तो इसको होल्ड करते हैं, सी वाले को। डी है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तकें पढ़ें जो बेहतर समझ के लिए पाठ विषय को रेखांकित करें। तो ये जो पुस्तक पढ़ना है प्राथमिक कक्षाओं में, ये नकारात्मक माना जाता है, किताब पढ़ना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। ए, बी और डी गलत हो गया, सी बचा, यही सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। अब ये वंश वृक्ष क्या होता है? तो फैमिली ट्री। फैमिली ट्री आपने देखा होगा कि एक ऐसे ट्री बना होता है, ठीक है, और उस ट्री में सबका पिक्चर लगा होता है। ठीक है, इसमें दादाजी सबका महत्व बताया जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट नीचे कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है। तो एक तरीके से परिवार का पूरा विवरण होता है वंश वृक्ष में। ये ईवीएस के आपने चैप्टर में देखा होगा कि एक फ़ोटो होता है और उसमें सभी दादा चाची, चाचा, मामा, मामी, मतलब दुनिया भर के जो भी रिलेटिव हैं सब इस पेड़ में बने होते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है, यह क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। ठीक है, ईवीएस के किताब में जो परिवार वाला चैप्टर होता है उसका महत्व क्या होता है? उसका भी महत्व यही होता है कि यह परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। आकलन और मूल्यांकन दोनों क्या होता है, इस पर भी एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले आकलन को आप देख लीजिए, मैं एक आसान भाषा में आपको बता दे रहा हूँ। जो आकलन होता है उसका उद्देश्य होता है मूल्यांकन करना, यानी कि मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। आकलन क्या है? मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए भी यह किया जाता है। ठीक है, और आकलन से निरंतर सुधार किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए उपयोगी होता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन क्या होता है, या इसका यह विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और इससे फीडबैक, इसके माध्यम से फीडबैक दिया जाता है बच्चे के गार्जियन को या जिसको भी। तो एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई ज़मीन खरीदना है घर बनवाने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे या आकलन करेंगे? तो आपका आंसर होगा कि सबसे पहले हम आकलन करेंगे, ठीक है। जाकर देखेंगे कि उस ज़मीन का रेट क्या है, ज़मीन के अगल बगल चीज़ें सही हैं, फैमिली अच्छी फैमिली रहती है, अच्छे कॉलोनी में है, सड़कें सही हैं, तो ये सड़कें सही हैं, उसके अगल बगल अच्छे पड़ोसी हैं, ये सब चीज़ क्या है, आकलन करना है। और आकलन करने के बाद हम फाइनली मूल्यांकन करते हैं कि हाँ, ये अगर 1 लाख रुपए डिसमिल ज़मीन है तो ये सही मूल्यांकन है या नहीं है, ठीक है, यह सही है या नहीं है। या फिर आप उसके बाद मूल्यांकन करते हैं कि इसमें रास्ता बहुत चौड़ा है, सड़कें अच्छी हैं, अच्छे लोकेशन पर है, तो हाँ, इसका 1 लाख सही मूल्यांकन है। चलिए, तो आकलन मूल्यांकन आप समझ गए होंगे। आकलन क्या है, एक छोटा प्रोसेस है, इसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। तो ईवीएस में आकलन का संकेतक है क्वेश्चन नंबर 82। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 82 का ए, चर्चा करना, ठीक है, चर्चा करना आकलन का एक संकेतक है। चर्चा करेंगे तभी हम बच्चों का आकलन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चर्चा करना आकलन का एग्जाम्पल कैसे है, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ाया, फिर बच्चों से या क्षेत्र भ्रमण पर हम गए, फिर बच्चों से आकर चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे तब हमें आकलन होगा इस चीज़ का कि बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा। नेक्स्ट है कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा, 83। सही आंसर 83 का हो जाएगा बी, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन क्यों सही नहीं होंगे वो देख लीजिए। मानचित्रण यानी कि जो मैप होता है उसके अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप चारों में सही होगा, तो पहला ऑप्शन है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, यानी कि घर का नक्शा बनाने के लिए कहना। यह बिल्कुल सही नहीं होगा, सिर्फ घर का नक्शा बनाने से मानचित्रण का सही उपयोग करना पता नहीं लगा पाएंगे हम, ठीक है। बी को होल्ड करते हैं। सी है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहना। सिर्फ कक्षा का चित्र बनाने से मानचित्रण का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया ये हम पता नहीं लगा सकते। डी ऑप्शन है उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना, ठीक है। तो डी भी यहाँ थोड़ा सही है और सी भी, सॉरी, बी भी सही है। तो डी और बी में ज़्यादा सही कौन सा है, बी सही है, कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बच्चे का घर है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चे का क्या है, स्कूल है, तो वो क्या करेगा, पहले ऐसे सीधे जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, फिर मान लीजिए ऐसे मोड़ है, फिर उसके बाद उसके घर का रास्ता है, तो इस तरीके से कुछ बनाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम मानचित्रण उनको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 84। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ईवीएस का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखिएगा। ईवीएस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वास्तविक अनुभव प्रदान करना बच्चों को, ठीक है, रियल एग्जाम्पल के थ्रू उनमें वास्तविक समझ का विकास करना। तो है कि विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी, यानी कि इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है चारों में से। पहला है विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाएं। सिर्फ जानवरों की सूची बनाने से क्या बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जानवरों के बारे में, तो आंसर होगा नहीं, तो पहला कट गया। बी है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, ठीक है। अगर एक शिक्षक विद्यार्थियों को सिर्फ जानवरों का नाम बता दे तो क्या जानवरों के बारे में सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे, नहीं क्लियर होंगे। सारे कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जानवर दिखता कैसा है, ठीक है, जानवर खाता क्या है, जानवर रहता कहाँ है, ये सारी चीज़ें इन दोनों ऑप्शन से नहीं क्लियर होंगी। तीसरा है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ठीक है। अब बच्चों को जंगल में तो ले नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या है, चिड़ियाघर ऑप्शन है। वास्तविक अनुभव प्रदान करना है तो चिड़ियाघर ले जा सकते हैं।
ताकि उनको प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान हो। तो यह ऑप्शन थोड़ा सही है, सी वाले को होल्ड करते हैं। डी देखते हैं, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो आप बताइए सी और डी में सिर्फ चित्र दिखाया जा रहा है और सी में प्रत्यक्ष ले जाकर दिखाया जा रहा है, तो कौन सा ज़्यादा सही होगा? तो आप सब कहेंगे कि सी ऑप्शन सही होगा, तो यही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। डॉक्टर व्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, ये जो डॉक्टर व्यूमॉन्ट का प्रयोग था वो यहाँ है, उसको व्यवस्थित करना है। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि 6 नंबर पहले आएगा प्रेक्षण करना, फिर आएगा तीसरा प्रश्न पूछना, फिर आएगा दूसरा परिकल्पना प्रस्तावित करना। ठीक है, इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। फिर आएगा पांचवा अनुमान लगाना। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन सा होगा? पहले नंबर पर हो जाएगा छठवां, दूसरे नंबर पर होगा तीसरा, तीसरे नंबर पर होगा दूसरा, चौथे नंबर पर हो जाएगा पांचवा और छठवें नंबर पर हो जाएगा चौथा और सातवें नंबर पर हो जाएगा पहला। यही इसका सही क्रम है कि प्रेक्षण करना, प्रश्न पूछना, ठीक है, उसके बाद परिकल्पना प्रस्तावित करना, फिर अनुमान लगाना, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5, सॉरी ये पांचवा होगा, अनुमान का परीक्षण करना और छठवां हो जाएगा अंकित करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। इसको एज इट इज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही ऑप्शन सही होगा। मैं ट्रिक भी कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता जो होता है उसका अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जैसा कि मैंने बताया वास्तविक अनुभव प्रदान करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है ईवीएस कक्षा में। तो सी ऑप्शन में वास्तविक अनुभव उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकी के ऑप्शन में प्रजाति संबंधी पुस्तक व लेख पढ़ने के लिए कहना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र चलचित्र दिखाना, वीडियो दिखाना या भाषण देना। तो भाषण देना भी नकारात्मक है, पुस्तक नकारात्मक शब्द आ गया, और सिर्फ चलचित्र दिखाना, वीडियो दिखाना, ये सही नहीं हो सकता। तो चौथा सही है, तीसरा सही है, वास्तविक अनुभव इसमें मिल रहा है बच्चों को। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं आप सभी लोगों से 7:45 की क्लास में। ठीक है, 7:42 पे पर डे CTET का क्लास होगा। और यह क्लास आपको कैसा लगा? पर डे आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।